नमस्कार, हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारा शरीर हमारी जिम्मेदारी है। इसे स्वस्थ रखना, इसे सेहतमंद रखना हमारे हाथों में है। एक स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन का आधार बनती है। लेकिन हमारे शरीर में बीमारियों का आना जाना तो लगा रहता है, पर ज़रूरी बात यह है कि हम उन बीमारियों को पहचानें और समय पर उनका इलाज करें। हमारे कार्यक्रम में समय समय पर हम होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथी के द्वारा रोगों के इलाज के बारे में हम बताते हैं। आज इसी क्रम में हमने शामिल किया है होम्योपैथी द्वारा हाइपरटेंशन का इलाज कैसे किया जा सकता है, या तो यह भी कहा जा सकता है कि होम्योपैथी हाइपरटेंशन में अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। तो कार्यक्रम में आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद है मेडिकल ऑफिसर होम्यो डॉक्टर कीर्तिका चंदर। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको ये बता दें, हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्टल सोशल मीडिया पर भी अपने कदम बढ़ा चुका है। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्टल। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्टल और हमारा यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब करें। चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्टल। तो दर्शकों, ये तो थी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, और अब हम हाइपरटेंशन में होम्योपैथी की क्या भूमिका है इस विषय पर आपको जानकारी देंगे। तो डॉक्टर कीर्तिका, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर दूसरे व्यक्ति में हाइपरटेंशन की जो समस्या है जो हमें देखने को मिलती है, तो हाइपरटेंशन क्या है, इस बारे में बताइए आप हमें। हाइपरटेंशन जो है उसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। जो हमारे जो शरीर है उसमें काफ़ी सारी नसें हैं, खून की नसें हैं, जिसे हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। उन ब्लड वेसल्स के जो दीवार होते हैं उनके वॉल्स में जब ब्लड का प्रेशर लगता है तो वो जो होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कि जो हमारा हार्ट है वो उसका मेनली दो मैकेनिज्म होता है। एक होता है पंपिंग स्टेज होता है, एक रिलैक्सिंग स्टेज होता है। तो पंपिंग स्टेज होता है जहाँ पे हार्ट जो है स्क्वीज होता है, स्क्वीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। तब जो है ब्लड जो है उसमें फ्लो होके आर्टरीज में आपके सारे शरीर में बहता है, सर्कुलेट होता है, वो एक है। और जब उसको रिलैक्सिंग स्टेज होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, आपका एक्सपैंड करता है, तो ब्लड जो है वापस शरीर से जो है इन वेन्स के द्वारा जाके ब्लड जो है हार्ट में भरता है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही सिचुएशन में हम बोले, जो प्रेशर जो ब्लड इन आर्टरीज या वेन्स में देते हैं उसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर किसी कारणवश ये प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हम जो है हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या हाइपरटेंशन बोलते हैं। जी, तो दर्शकों, हम आपको बता दें, ये एक हमारा लाइव शो है। होम्योपैथी की भूमिका हाइपरटेंशन में कैसी हो सकती है, इससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इसी वक्त जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर कीर्तिका, में हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये बीपी है इसका लेवल कैसा हो। जो बीपी के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 ±10 होता है। ये स्टैंडर्ड लेवल है। तो इसमें क्या है, जो ऊपर का जो लेवल होता है 120/120 जो हम बोलते हैं वो एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जो नीचे का जो लेवल है 80 ±10 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट पंप करता है, स्क्वीज करता है, अपना आपको सिकोड़ता है, तो ब्लड जो फ्लो होता है आपके बॉडी में, तो उस टाइम जो प्रेशर जो ब्लड का लगता है, जो आर्टरीज में लगता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो। और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो है कि वापस जब ब्लड जाके उसमें फिल करता है हार्ट में, तो वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा जो है ज़्यादा रहता है डायस्टोलिक प्रेशर से। 120, 110, 1 ऐसे रहता है, क्योंकि हम जब किसी को फोर्स देते, पीछे से धक्का देते, तो वो मतलब ज़्यादा फोर्स में होता है। होगा जी, तो इसलिए वो हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहता है उसका। और नीचे का जो लेवल है वो हमेशा थोड़ा कम रहता है, वो क्योंकि उसका जो फोर्स कम रहता है तो उसका लेवल थोड़ा कम होता है। और जनरली अभी क्लिनिकली हम देखते हैं, काफ़ी देखा गया है कि पेशेंट टू पेशेंट भी बीपी वेरी करता है। जैसे हम क्लिनिकली हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि क्लिनिकली भी बहुत वेरी करता है। कुछ लीन थीन लेडीज़ है, और जनरली लेडीज़ में देखते हैं तो उनका बीपी हमेशा ही ज़्यादातर लो ही मतलब मिलता है।
उनके लिए वो नॉर्मल है, उनका बीपी नॉर्मल, जैसे 110/70 हो गया या 100/70 हो गया, 90/60 हो गया, तो वो उनका जो है नॉर्मल ही रहता है, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं रहता है, कुछ नहीं, और वो मतलब ठीक रहते हैं। अब जब भी आएंगे, जब भी आप चेक करोगे, जितने बार भी उनका बीपी उतना ही दिखाएगा और उनको कोई तकलीफ भी नहीं होगा। और कम्युनिटी वाइज भी जो है बीपी वेरी करता है। जैसे निकोबारी कम्युनिटी हो गया, जहाँ पे मैंने काफ़ी साल निकोबार में काम किया है, तो उस टाइम मैंने देखा है कि कैंप्स जब हम करते थे वहाँ पे, तो उस टाइम देखा है कि उनका जो एक कम्युनिटी है वो वहाँ पे बीपी हमेशा हाई मतलब रहता है, 140/90 वो उनका रेंज है। वो उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल है। हाँ जी, वो उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा रहता है, उनका खाने पीने का तरीका, उनका फिजिकल वर्क, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा रहता है, तो उनका जो है थोड़ा मतलब हमेशा हाई रहता है, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं रहता है। अब जितने बार भी चेक करो वो उनका लेवल उतने रहता है, और उनको कोई तरह का चक्कर या कुछ तकलीफ नहीं होता है, शिकायत नहीं होती। तो पेशेंट बाय पेशेंट भी जो है बीपी वेरी करता है। स्टैंडर्ड बट 120/80 +-10 रहता है, वो आपका स्टैंडर्ड है। तो चाहते थे बीपी की बातें, तो अब ये जो हाइपरटेंशन की जो इसके कॉज है, इसके कारण के बारे में हम करें, शरीर की ऐसी कौन सी स्थिति है जब हमें पता ऐसा हो जाता है कि हाइपरटेंशन से एक व्यक्ति ग्रसित हो जाता है? हाँ जी, कॉज की जब हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कॉजेज आते हैं। हाइपरटेंशन काफ़ी सारे वजह से होता है, बहुत जैसे आपका फिजियोलॉजिकल हो जाता है, आपका पैथोलॉजिकल हो जाता है, साइकोलॉजिकल, हैबिचुअल, काफ़ी सारे कॉजेज है। एक एक करके देखें हम तो पहले फिजियोलॉजिकल देखते हैं। उसमें क्या है कि अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रनिंग करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करता है, एक्सरसाइज करता है, शरीर को बहुत ज़्यादा थकाता है, हाँ, तो जब बीपी थोड़ा बढ़ जाता है तब हम देखते हैं, अगर उसी टाइम हम बीपी नापे तो बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है हमें, और वो टाइम बीइंग के साथ मतलब 1-2 घंटा जब वो रिलैक्स कर लेता है तो उसका बीपी जो थोड़ा कम हो जाता है, उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल हो गया। अब आप पैथोलॉजिकल देखें तो किसी कारणवश, किसी बीमारी के वजह से आपका बीपी बढ़ता हो, क्योंकि बीपी जो है एक सिम्टम है, तो वो किसी कारणवश बढ़ता है। जैसे अगर आपको बहुत टाइम से किडनी का प्रॉब्लम है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, या आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अगर वो काफ़ी टाइम से रहता है तो बीपी उसके वजह से भी बढ़ सकता है। फिर एक होता है आपका साइकोलॉजिकल आपका पूरी मेंटली बेस्ड रहता है। मतलब आपका टेंशन, स्ट्रेस या डर, कोई सडन सा न्यूज़ आप सुन लेते हैं कभी अचानक से, तो आपका बीपी बढ़ जाता है। कोई चीज़ को देख के आप डर जाते हैं तो आपका बीपी बढ़ जाता है कुछ टाइम के लिए। तो फिर आप जब रिलैक्स करते हो, जब 1-2 घंटे बाद जब आपका बॉडी रिलैक्स होता है तो बीपी नॉर्मल भी हो जाता है। एक होता है हैबिचुअल में हम लाइफस्टाइल देखते हैं। उसमें क्या है कि पेशेंट का खाने पीने का तरीका कैसा रहता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका नींद पूरा नहीं होता है उसमें, और बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी फूड्स इनटेक करता है पेशेंट, और ड्रिंकिंग हैबिट रहता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग हैबिट होता है, या फिर एक्सेसिव स्मोकिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, ओबेसिटी ज़्यादा रहता है, मोटापन रहता है। तो वो सारा काफ़ी कॉजेज, काफ़ी कारण है। इवन जेनेटिक भी होता है, जो मतलब पेरेंट्स से हेरिटेंट होता है। अगर आपके दादा दादी या आपके पापा मम्मी को अगर बीपी है तो आपको भी होने का रिस्क होता है, चांसेस होता है कि, तो इसलिए बीपी बोलते हैं हमेशा मॉनिटर करना चाहिए हमें। तो ये सब बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से बीपी हो सकता है। मतलब कारण कई है जिससे कि हमें बीपी हो सकता है, काफ़ी कारण से हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो सकती है। तो अब हाइपरटेंशन किसी को हो रहा है तो ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिसे हमें देखकर लगे कि हाइपरटेंशन में के अंडर ये आ रहा है, ये पेशेंट या ये व्यक्ति? हाइपरटेंशन का वैसे हम देखें तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अच्छा, आपको झटका में जल्दी अचानक से आपको सिम्टम्स मिलता नहीं है जी। तो जैसे आपने अगर रात को ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर लिया, काफ़ी ज़्यादा इंटेक कर लिया, सुबह आपने बीपी चेक करवाया, तो आपको क्या है कि उसमें जो है बीपी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, बट उसको कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा। और जैसा कुछ थोड़ा वर्कआउट कर लिया, थोड़ा बीपी बढ़ गया आपका, तो उसमें आपको अचानक से जो है सिम्टम्स मिलता नहीं है, दिखता नहीं है आपको। जी मैम, इस जानकारी को हम जारी रखेंगे। एक कॉलर लाइन पे है जी। हेलो। हेलो, हाँ, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं बंदूर से बोल रही हूँ, मेरा नाम विनीता है। जी, अपना प्रश्न रखिए मैम। कि मुझे बीपी हमेशा नॉर्मल मेरा बीपी रहता है, कभी कभी मेरा बीपी हाई दिखाता है। जी,
तो आप क्या जानना चाह रही है मैम? मुझे बीपी, वही मुझे कभी कभी बीपी हाई मिलता है, उसी के बारे में मुझे कुछ। हेलो, बीपी के हेलो बारे में आप क्या जानना चाह रही हैं? जी, वही बीपी हाई मिलता है तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, कि आप मेडिसिन ले जी सकती है जी कि हाँ। आपकी एज क्या है मैम? मेरी एज 47 है। और ये प्रॉब्लम आपको कब से है? ये प्रॉब्लम 1-2 साल से हो रहा है। अच्छा, मतलब बीपी ऐसा क्यों हो रहा है आप ये जानना चाह रही हैं? जी जी। आपको और कोई तकलीफ भी है? जी, मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है हमेशा। अच्छा, गैस। तो आपने कभी ऐसे नोट किया है कि जब आपको गैस एसिडिटी होता है, गैस होता है, गैस बनता है, तो उस टाइम आपका बीपी रेज हो जाता है? कभी आपने ऐसे नोट किया है? या जी, होता है। हाई हो जाए। तो वो भी एक जी कारण है, जब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया जी कि आप जी ऑयली फूड, फैटी फूड्स ले जी लेते जी हैं, जी गैस जिससे बन होता है, एसिडिटी हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका बीपी उसके वजह से भी बढ़ा हो। तो अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे, एसिडिटी जी को कंट्रोल करेंगे, तो जी आप जो है बीपी को भी, मतलब बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। जी जी जी। आशा है आपको अपना प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो हाँ, आप हमें सिम्टम्स के बारे में बता हाँ रही जी, थी। सिम्टम्स ये है कि हाइपरटेंशन जो है उसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं मेडिकली, जी जी। क्योंकि उसका सिम्टम्स बहुत कम देखने को कम मिलता है, देखने नहीं को मिलता, मिलता है। जी बहुत कम रहता है। माइल्ड सिम्टम्स जो होता है वो है कि हेडेक रहता है, जी। आपको दिन भर एक थोड़ा थोड़ा माइल्ड हेडेक रहेगा, अच्छा। हल्का हल्का जी जी हेडेक रहेगा। जी और जो नेप ऑफ द नेक है, जो हम जी बोलते हैं कि ये पीछे का जो गर्दन के ऊपर का जी हिस्सा जी है, जी ऑक्सीपिटल रीजन, जी। वहाँ पे आपको खिंचाव जैसा महसूस होगा, एक अच्छा। जकड़न जैसा लगेगा, जी। और पसीना छूटेगा, अच्छा। घबराहट लगेगा, जी बेचैनी लगेगा। जी जी हाँ, मतलब बिना वजह आप बैठे हैं, कुछ काम नहीं करे, बट फिर भी आपका पसीना मतलब आ रहा है, आपको जी। ये पसीना। भी मतलब एक सिम्टम है। हाँ जी, जी चक्कर आना, जी ये भी है। जी। और बेवजह गुस्सा होना, अच्छा। मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा, बेचैनी रहेगा, तो आपको गुस्सा भी आएगा उसमें। जी। तो वो कुछ माइल्ड सिम्टम्स है जो हम देख सकते हैं जी बीपी जी। में। मतलब बीपी के लिए मैम कई तरह की बीमारियां भी, जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि थायराइड इश्यूज हो, इस तरह के सभी लोगों को हाइपर टेंशन हो सकती है। तो इन्हें मैम जरूरी है कि रेगुलरली अपना बीपी वो चेक करवाए? ज़रूर तो ज़रूर। कितना टाइम ड्यूरेशन रहे, कैसा रहे मैम, इस बारे में बताइए। इनको जो है बराबर अपना बीपी चेक करवाते हैं। जी मतलब आप जैसे देखें तो जब भी आप हॉस्पिटल जी। विजिट करते हैं, आपको बीपी बराबर चेक कराना जी है। बिकॉज अगर आपको ये बीमारी, अगर थायराइड है या फिर आपको कुछ हार्ट डिजीज़ है, जी तो जी ज़्यादा रिस्क होता जी है बीपी होने का, जी। आपको ज़्यादा रिस्क होता है। अच्छा। तो इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल विजिट करें, जी जैसे आप महीना में करते हो जी या 2 जी। वीक्स में एक बार करते हो, तो बीपी हमेशा मॉनिटर करना है आपको, जी। हमेशा चेक मतलब में रखना रेगुलर है। चेकअप हाँ की जी, ज़रूरत हमेशा होती है। रखना है। और मैम ब्लड चेकअप के बारे में अगर कहें तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें ब्लड चेकअप करना रेगुलरली ज़रूरी है? बीपी को हम जनरली बीपी अपैरेटस से ही चेक करते हैं। जी ठीक है, उनका उसका ऐसा कोई लेबोरेटरी पर्टिकुलरली बीपी का कोई ऐसा लेबोरेटरी जी वो चेकअप नहीं है जी उसका, जी उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ब्लड पैरामीटर्स है जो जी जिससे जी। हमें ये पता चल सकता है कि मतलब हाइपरटेंशन किस कारण से हुआ है, किस जी वजह से हो रहा है। जी जैसे आपका ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वो आप चेक करवा सकते हैं। जी लिपिड प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं। जी। लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ता है, हाँ जी कोलेस्ट्रॉल जी। बढ़ता है बॉडी में, तो हाइपरटेंशन होने का जी चांसेस होता है। जी जी थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं आप। उसके बाद में आप क्रिएटिनिन टेस्ट करवा सकते हैं। जी। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवा सकते हैं। अच्छा। जी ये जो किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जी। ये अगर चेंजेस आता है इसमें, इस वैल्यू में चेंजेस रहता है, तो इसका किडनी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, जी जी तो हाइपरटेंशन भी हो सकता है। जी। तो अच्छा। ये सब रीज़न है कि मतलब हम ये जान सकते हैं कि हाइपरटेंशन हो रहा है, क्यों हो रहा है। जी जी। मतलब अगर हमें कुछ बीमारियां हैं तो हमें बराबर इस तरह के चेकअप्स रेगुलर हाँ कराने जी। चाहिए। जो बीपी हो गया, ब्लड हो गया, तो हमें मतलब एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस तरह की कंडीशन हमारी बॉडी की है। हाँ जी। तो अच्छा, मैं ये अभी जानना चाहूँगी मैम, जो स्क्रीनिंग जो है ये हाइपरटेंशन में किस स्टेज में होता है, या इस बारे में आप बताइए। स्क्रीनिंग एक्चुअली हमारा जो लाइफ स्पैन है ना, जी वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जी। एक हो गया ग्रोइंग स्टेज, जी एक हो गया आपका स्टैटिक स्टेज हो गया, जी। और एक आपका एजिंग स्टेज हो गया। अच्छा। ग्रोइंग स्टेज वो होता है जो मतलब बाय बर्थ टू 20, जी जिसको हम बोलते हैं ग्रो करते हैं जी उस टाइम में। जी और एक स्टैटिक स्टेज हो गया जो जिसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाता है आपका, जी जो 20 to 40 रेंज में आप ले लीजिए, जी। 40 के एज तक होता है। जी और एक है 40 अबव, जो आपका एजिंग स्टेज हो गया। तो इसमें एजिंग स्टेज में क्या होता है कि आपका सेल्स डीजेनरेट होने लगता है। जी।
आप जी, एज होने लगता है। मैम हमारे बात को हम जारी रखेंगे। एक कॉलर लाइन पे है। हेलो। हाँ मैम। हेलो। नमस्कार। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैम मैं आगे की ओर से बोल रहा हूँ, नाम मदन लाल है। जी अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न लिखा है मैडम कि मुझे ना खाते पे चक्कर आता कभी कभी। सर आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही, आप टीवी से स्क्रीन से थोड़ा दूर होके बात कीजिए सर। टीवी स्क्रीन से दूर है मैडम। हाँ जी, और अब बोलिए। हमको खड़े खड़े चक्कर आता है, बैठने से भी चक्कर आता है जी और बीपी लो दिखाते एकदम। जी। आपकी एज क्या होगी सर? हमारा 52 चल रहा है। 52। जी जी, उनको बैठने से और खड़े होने से ऐसे स्टेजेस में उन्हें चक्कर आ रहे हैं, तो शायद बीपी के हो सकता है, नहीं हो सकता है, शायद ये जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो है रेगुलर मॉनिटर कराना है, जी। डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करना है कि जी। चक्कर क्यों आ रहा है। पहले आप कॉज पता करिए कि चक्कर जी मतलब बीपी चेक करवाइए, जी 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 तो उससे जो है आपको पता चले क्यों आ रहा है करके, तो फिर आप जी, देख जी, सकते हैं। जी मैम, आप स्क्रीनिंग के बारे में बता रही थी। हाँ जी। जी तो इसमें क्या होता है कि सेल डीजेनरेट होता है। जी डीजेनरेट होता है, वो एजिंग होता है सेल का, जी। तो उसमें सिम्टम्स हमें ज़्यादा पता चलता है उस एज जी, में। जी क्योंकि अगर हम ग्रोइंग स्टेज और स्टार्टिंग स्टेज देते उसमें हम कितना भी लाइफस्टाइल उसका उस टाइम जो हम लाइफस्टाइल अपनाते हैं, सेम लाइफस्टाइल अगर हम एजिंग टाइम में भी रखें तो वो मतलब उसमें क्या सिम्टम्स पता चलता है। जी जी जैसे अगर इस टाइम में हम बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी फूड्स लेते हैं, अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करते जी। हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो ग्रोइंग स्टेज है इसमें जो है आपका डाइजेशन हो जाता है, आपका जी। बॉडी डाइजेशन कर जी। लेता है, बिकॉज वो उतना जी। स्ट्रांग रहता है, जी। इम्यूनिटी अच्छा रहता है आपका बॉडी का, तो हो जाता है। जी बट ग्रोइंग स्टेज में क्या होता है, जब एजिंग स्टेज में क्या होता है कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी भी लो हो जाता है, जी काफ़ी लो हो जाता है, तो उस टाइम में डाइजेशन भी उतना, आप वही सेम उतना ही खाना, आप उसी ऑयली फूड खा रहे हैं, उतना ही आपने उतना ही अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं आप उस जी। टाइम भी, जी। तो उस टाइम जो है आपका बॉडी जो है उसको सिम्टम्स दिखाता है जी हमें। तो वो सिम्टम्स दिखाता है, तो वो जो है हम जो है इसलिए हम बोलते हैं कि 35-40 के रेंज के बाद में जो है हमेशा मास्टर चेकअप करवाना चाहिए। जी। हाँ, हमेशा हर मास्टर चेकअप या बीपी मॉनिटर करना चाहिए, जी, जी। तो बराबर देखना चाहिए वो। जी जी। मैम हाइपरटेंशन जो होता है, कब ऐसा हमारे हेल्थ या शरीर की स्थिति हो जाती है कि हम रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं, इस बारे में बताइए। बहुत सारा रिस्क फैक्टर्स होता है हाइपरटेंशन का, काफ़ी सारा। जी मेन हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर होता है पैरालिसिस, जी जो कि हम आज मतलब अभी देखते हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो है पैरालिसिस पेशेंट्स जो है काफ़ी पैरालिसिस पेशेंट्स जो हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है। अच्छा। क्योंकि जी, लॉन्ग टाइम जो है पेशेंट्स लॉन्ग टाइम जी। एलोपैथी मेडिसिन ले रहे होते हैं, काफ़ी जी, टाइम से जी। 8-10 साल से मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जी तो एक टाइम आता है जब उनको मतलब सिम्टम्स भी नहीं रहता है, जी नॉर्मल फील करते हैं, उनको लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो जी। अपने से दवाई स्टॉप कर देते जी हैं। और आजकल तो जैसे मार्केट में बहुत सारा बीपीओ मतलब मशीन्स मिलता है, जी जी। तो खरीद के घर पे घर ही पर ही मैं चेक कर चेक कर हैं। लेते जी हैं, जी तो हॉस्पिटल आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है उनको। तो वो देखते हैं, खुद ही देखते हैं कि बीपी नॉर्मल है जी। और सिम्टम्स भी नहीं है, तो मेडिसिन जी। रोक देते हैं। फिर उनको कभी लगता है कि हल्का सा चक्कर या पसीना छूटता है, कुछ सिम्टम्स लगता है, तो फिर जी। दवाई ले लेते हैं। फिर उसके बाद उनको ठीक लगता है तो छोड़ देते हैं। जी। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका बॉडी जो है, मतलब अगर आप छोड़ते हैं दवाई ऐसे, तो शूट अप कर जाता है आपका जी। बीपी, जी। और वो मतलब इतना शूट कर अगर हो सकता है कि वो आपका ब्रेन अफेक्ट करे, अच्छा। ब्रेन में अफेक्ट करता है। जी तो ब्रेन में अफेक्ट करने से क्या होता है कि वो प्रेशर ब्रेन में जाके, जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरीज का, वो ब्लॉक्ड हो जाता है या रप्चर हो जाता जी। है, आर्टरीज जो है वो रप्चर फट जाते हैं जी, जी। ब्रेन का, जी। या ब्लॉक हो जाते हैं, तो ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जी जो कुछ कोई पार्ट्स को, और कोई जो पार्ट्स को कंट्रोल करता है वो, जी जैसे अगर एक पार्ट कंट्रोल कर रहा है आपका, एक हाथ एक जी, पैर, जी। उस पार्ट में अगर ब्लड नहीं मिले तो वो पैरालिसिस हो जाता है, वो डेड हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छा। ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल रहा होता है। जी तो या फिर दोनों हाथ या फिर दोनों पैर जिसे हम बोलते जी। हैं, तो पैरालिसिस होने का चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा जी चांसेस है होते हैं। बीपी में। जी एक होता है हार्ट डैमेज भी होता जी, है, जी, क्योंकि जी। हार्ट डैमेज में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि वो उसका तो काम है पंप जी। करके ब्लड को सब जगह जी देना, जी जी बॉडी में, सारे जी, शरीर जी। में सब जगह पहुंचाना। तो जब ये ब्लड जा नहीं पाता है, प्रेशर जी। उसका ज़्यादा लगता है, तो जी। हार्ट को भी ज़्यादा पंप करना पड़ता है, अच्छा। ज़्यादा काम करना स्ट्रेस पड़ता है। हार्ट को भी लगता है। हाँ, तो जी। वर्कलोड ज़्यादा होता है हार्ट जी, का, वो जी, जल्दी जी। जल्दी 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 पंप करता है, जी तो उससे क्या होता है कि हार्ट एक्सपैंड जी। होता है। जी
तो उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। अच्छा। और कभी ऐसे भी होता है कि कुछ आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, वो मतलब उसको हार्ट को सप्लाई नहीं कर पाते हैं ब्लड, बिकॉज ऑफ रप्चर या बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज नहीं कर पाते, तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अच्छा। वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर किडनी में हम देखें, किडनी का इफेक्ट देखें तो किडनी में भी सेम चीज़ है कि आपका आर्टरीज जो किडनी को सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, अगर उसमें कुछ रप्चर हो जाए या उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो किडनी में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण रीनल फेलियर हो सकता है। फिर हाँ, जैसे रीनल आर्टरीज हो गया आपका, जो आपको आँख में सप्लाई करते हैं, आपके आँख को ब्लड देते हैं, अगर उसमें रप्चर हो जाए तो फिर आपका जो है ब्लाइंडनेस हो जाता है। अच्छा। या फिर ब्लड विजन हो जाता है, आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। और रप्चर हो जाए तो क्लॉट्स जम जाए तो पूरा आँख रेड हो जाता है, पूरा ब्लड जम जाता है। तो ऐसे काफी सारे रिस्क फैक्टर्स है जो मतलब लगभग शरीर के सभी अंगों को इफेक्ट करता है। हाँ जी। ये जगह एक और बात मैं जानना चाहूंगी मैम कि ये जो आपने पैरालिसिस की बात करी और रिस्क फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ एज ग्रुप के बाद ही होता है या किसी भी एज के व्यक्ति को ये हो सकता है जो रिस्क फैक्टर में वो आ सकते हैं अगर उसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी हुआ तो? नहीं, ये एक जैसे मैंने आपको बताया कि 40 के अबव वो रिस्क एज है। रिस्क एज है। अच्छा। हाँ, वो रिस्क एज बच्चों में इसका कोई खतरा नहीं होता है? बच्चों में उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कंजेनिटल केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है। जैसे अगर बच्चा को बाय बर्थ हार्ट का प्रॉब्लम है या बाय बर्थ जो है उसको किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो फिर रेगुलर मॉनिटर चेक, बीपी जो है उनका रेगुलर चेकअप हमें करना चाहिए। एक रेगुलर चेक रहता है उनका, तो वो रीजन हो सकता है। नहीं तो जनरली जो है वो जेनेटिकली भी देखा है, अगर जेनेटिकली पेरेंट्स को है तो आप एक 35 के बाद आप अलर्ट हो जाना है कि आपको रेगुलर चेक करवाना है करके। जी जी। तो हम जब अगर किसी को बीपी हाई बीपी है तो उन्हें थायराइड इश्यूज होते हैं, हार्ट डिजीज आपने बताया, किडनी इश्यूज आपने बताया, तो अगर किसी को डायबिटीज है क्या वो हाइपरटेंशन के जोन में आ सकता है क्या? जरूर आ सकता है। डायबिटीज होने से हाइपरटेंशन भी हो सकता है, उसका भी एक डायबिटीज भी एक रीजन है हाइपरटेंशन होने का। क्योंकि डायबिटीज होने से क्या है कि हमारे जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है जी। तो वो ब्लड जब हमारे वेन्स में मतलब ब्लड वेसल्स में बहता है काफी लंबे टाइम से बहता है, तो वो ब्लड के जो वॉल्स है उसको बहुत थिक कर देता है। अच्छा। वो थिक कर, उसका जो लचीलापन जो रहता है, जो इलास्टिसिटी रहता है, जो हमारे वेन्स में रहते हैं, आर्टरीज में रहते हैं, वो कम हो जाता है। अच्छा। कम हो जाता है तो वो जो हार्ड हो जाते हैं, वो पाइप जो है हार्ड हो जाते हैं, जैसे हम बोले वो पाइप हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की वजह से वो उसका पाथ जो है बहुत नैरो हो जाता है, उसका स्पेस बहुत कम हो जाता है। तो ब्लड जब आता है तो उसको जगह नहीं मिलता है फ्लो होने का, तो वो काफी मतलब फोर्स करता है अपने आप को स्लो होने के लिए। तो वो वजह से जो है ब्लड प्रेशर हो सकता है, मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है हमें। और इसके इफेक्ट जो है हार्ट में भी पड़ता है। अच्छा। जैसे अगर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लॉकेज हो गया, तो हार्ट और ज्यादा पंप करना स्टार्ट करता है और जोर से चलता है। तो हार्ट में भी जैसे मैंने आपको रिस्क फैक्टर में बताया था कि मतलब उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, हार्ट बढ़ जाता है या कार्डियक अरेस्ट होता है। तो सारे ही बीमारी जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। अच्छा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको सारे चीज का स्क्रीनिंग कराना है। अच्छा। हाइपरटेंशन हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, आपका किडनी का प्रॉब्लम हो, तो सभी आपको मतलब सभी बीमारी एक दूसरे से लिंक ही है। तो मैम ये थी बातें हाइपरटेंशन के बारे में। अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है हाइपरटेंशन के इलाज में, ये आप बताइए। हाँ जी, होम्योपैथी में हम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं जी। क्योंकि हम ऐसे स्पेसिफिकली एक डिजीज को लेके या एक सिम्टम्स को लेके हम मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते। होम्योपैथी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड मेडिसिन में बिलीव करता है। उसमें हम क्या है पूरा पेशेंट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसे बताएंगे कि वो उसमें हम उसका पूरा बिल्डअप, उसका मेंटल स्टेटस, उसका रहने का, वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, लाइक्स डिसलाइक्स जिसे हम बोलते हैं, उसका हिस्ट्री, उसका कभी हिस्ट्री में कोई सर्जरी हुआ हो या कोई उसको बीमारी हो प्रीवियसली, वो पूरा हिस्ट्री हम पूरा कलेक्ट करते हैं पहले पेशेंट से। उसके बाद में वो सिम्टम्स को हम ग्रेड करते हैं, जैसे हम रेपर्टाइजेशन बोलते हैं, तो वो करते हैं। उसमें क्या है, हम सिम्टम्स को ग्रेड करते हैं। जैसे अगर जो सिम्टम्स वो बोलता है कि ये मतलब ज़्यादा है मेरे अंदर, जैसे मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है,
मैं गुस्सा जब आता है तो मैं सामान मतलब फेंकता हूँ इधर जी, उधर, जी, तो जी। उसको हम 3+ करके देते हैं। वो अच्छा। सिम्टम 3+ रहता है। उसका फिर कुछ सिम्टम्स है जो इंटेंसिटी लो रहता है जिसका, जी। उसको सेकेंड ग्रेड देते हैं। जी। वैसे हम करते हैं। उसके बाद में कुछ मेडिसिन हमें मिलता है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड का रहता है। जो जी। फर्स्ट ग्रेड रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आदत स्वभाव से बहुत ही मिलता जुलता रहता जी, है। जी, जी। तो वो मेडिसिन हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि एक बीमारी का काफ़ी सारा मेडिसिन है। अच्छा। तो एक पे ऐसे नहीं कि हम बीपी है तो सबको एक ही मेडिसिन देते जी। हैं, ऐसे नहीं। जबकि एक बीमारी है तो हम अलग अलग पेशेंट को, पेशेंट टू केस वेरी करता है वो। जी, जी। और मैम होम्यो में हम अक्सर सुनते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है इस वर्ड के अगर होम्यो टर्म में ये दोनों को मिक्स करके आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें क्या देखा गया है कि कॉमनली जो है पेशेंट्स जो क्या करते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन का मतलब शॉप से मेडिसिन ले लेते हैं, जी। या फिर सोशल मीडिया व्हाट्सएप में जो है सर्कुलेट होता है मेडिसिन का नाम, जी। पोटेंसी, तो उसके हिसाब अच्छा। से दवाई खरीद जी, लेते हैं और जी, खुद जी। ही मतलब लेना शुरू करते हैं। जी। तो ये उनको पता है होना चाहिए कि ये सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं, क्योंकि जब एक होम्योपैथ डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो वो पूरा पोटेंसी और डोसेज पूरा हिसाब से देख के आपका बीमारी, आपका कंडीशन देख के जी। ही करता है। हम्म। तो इसीलिए वो मेडिसिन जो है आपके ऊपर एक्ट करता है, उसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आप खुद सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो अपने आप को, खुद ले रहे हो दवाई बाहर से, तो शायद उसका पोटेंसी, उसका डोसेज सही ना हो, जी। तो वो कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकता है उससे, आपको कुछ जी। इफ़ेक्ट्स हो सकता है, कुछ अनप्लेजेंट लग सकता है आपका बॉडी में, या फिर वो बीमारी को उतना ठीक नहीं कर पाएगा जितना मतलब आप डॉक्टर के पास जाके मतलब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए और मेन चीज़ होता है कि हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एक सिम्बलिया कुरांडर जो एक प्रिंसिपल है उसमें चलता है, जी। जिसको हम लाइक्स क्योर लाइक्स भी बोलते हैं। जी। जिसका मतलब होता है कि मतलब एक मेडिसिन जो हेल्दी, जो बीमारी ठीक करता है, वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में वही सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल जी, है। जी, जी, जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक ए पर्सन है, ए है, बी है, जी। दो है। जी। तो ए हेल्दी पर्सन है, उसको कोई बीमारी नहीं है, बी को मलेरियल फीवर है, ओके। ठीक है, जी। मेडिसिन है चिंकोना, ठीक है। अब हम क्या है, इसको अगर बी को हम लोग वो मेडिसिन देंगे तो वो मलेरियल फीवर उसको ठीक हो जाएगा, जी। ठीक करेगा। जी। बट वही मेडिसिन अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बींग को देंगे जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है उसका, तो अगर हम कुछ कुछ डोसेज में उसको देते गए थोड़ा थोड़ा करके, तो जी। सेम मलेरियल फीवर वो प्रोड्यूस करेगा, सेम सिम्टम वो प्रोड्यूस करेगा उसमें। जी। तो जी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिना डॉक्टर जो देता है वो हिसाब से देता है आपको, जी, डोसेज जी। उसका बराबर रहता जी। है। आप अपने से लोगे तो आप लेते रहोगे डोसेज। जी। आप जी। एक बार जाओगे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर बोल दिया 1 महीना तक लेना है दवाई, जी। आप 2 महीना तक ले रहे हो उसको, जी। वो जी। गलत है, वो नहीं करना मतलब चाहिए। डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। जी। होम्योपैथी नो साइड इफ़ेक्ट्स है, बट जी। स्टिल उसका भी बहुत सारा मतलब है जी। कि आपको डॉक्टर से लेना चाहिए, जी। प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। जी। और एक होता है कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे, जी। उनको मीठा मीठा गोली लगता है वो, जी। तो वो पूरा ये बहुत अच्छी बात हो हाँ, जाती है बच्चों के लिए कि बहुत खुशी खुशी खा हाँ लेते वही हैं। खा लेते, जी। बट लेकिन वो पूरे ही ले लेते एक अच्छा। साथ, जी। तो वो भी गलत है। जी। उनको लगता है कि ये तो मीठा गोली है, जी। लेकिन उसके अंदर वो तो व्हीकल होता है, वो तो एक कैरियर है, जो आपका गोली है वो तो शुगर ऑफ मिल्क होता है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर तो दवाई जो है वो तो लिक्विड दवाई रहता है वो जी। आपका। तो ऐसे मतलब काफ़ी ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, तो वो खुद भी लेते हैं, बच्चे को भी मतलब मिठाई है बोल के दे देते हैं थोड़ा सा। जी। तो वैसे नहीं करना चाहिए। जी। और हमें हमेशा हम ये बोलते हैं कि मतलब बच्चों के रीच से बाहर रखें अच्छा। दवाई, जी। क्योंकि वो एक साथ नहीं लेना है। हाँ। जी। तो जी। ऐसे कुछ चीज़ है जो मतलब नहीं करना चाहिए होम्योपैथी में हमें। जी। जी। दर्शकों, इस समय आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक, और हमारा आज का विषय है हाइपरटेंशन में होम्योपैथी की क्या भूमिका होगी। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, आपसे मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो डॉक्टर कीर्तिका चंदर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन की भूमिका के जो इलाज के बारे में आपने बताया, होम्योपैथी का जो क्या इलाज है, अब ये जो हाइपरटेंशन के जो टाइप्स है इस बारे में हमें बताइए। हाँ, टाइप्स की हम अगर बात करें तो एक तो होता है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होता है जी, जिसे जिसे हम अलार्मिंग स्टेज भी बोलते हैं, अलर्ट स्टेज भी बोलते हैं जी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रेंज होता है ये 120/80 से लेके आपका 140/90 तक, ये इनिशियल है, जब इनिशियली आपको बीपी मिलता है जी। तो ये बहुत ही, इसमें क्या है, इसलिए हम अलार्मिंग बोलते हैं क्योंकि ये अलर्ट करता है कि इसका रिस्क हो सकता है आपको हाइपरटेंशन हो आगे जी, जाके। तो ये जो एक स्टेज है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज हो जाता है जी। और एक होता है स्टेज 1 होता है जिसको हम ग्रेड करते हैं कि 140/90 से 160/100 अच्छा, वो रेंज में रहता है। और स्टेज 2 होता है वो है 160/100 से लेके 180/110 और स्टेज 3 होता है 180/110 से लेके अबव, उससे ऊपर, जो बहुत ज़्यादा बीपी होता है। और एक स्टेज होता है वो है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, वो जो है प्रेग्नेंट लेडीज में देखा जाता है। अच्छा, अच्छा। अगर वो लेडी को प्रेगनेंसी के पहले हाइपरटेंशन है, उसके बाद उसने कंसीव किया है, तो उसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में नहीं काउंट करते हैं। उसे अगर प्रेगनेंसी या कंसीव होने के बाद अगर उसे हाइपरटेंशन होता है तो वो जो है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, वो आफ्टर डिलीवरी वो ठीक भी हो जाता है जी। और एक कारण होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसे हम कहते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन में जो है उसका कारण भी नहीं होता। बातचीत को जारी रखेंगे। कॉलर लाइन पे है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्कार। कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं रूपाली बोल रही हूँ। जी रूपाली जी, प्रश्न बताइए अपना। मुझे ये जानना था कि बीपी नहीं होने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी, आपकी उम्र क्या होगी रूपाली जी? 40। जी। आपका बीपी अभी कैसा है, कितना रहता है, आपने चेक करवाया था अभी? जी, अभी तो बीपी नॉर्मल ही है। अच्छा, ठीक। तो बीपी नहीं होने के लिए क्या है कि आप अपना डाइट सब कंट्रोल रखिए। आप अपना फैटी ऑयली फूड्स मत लीजिए। लाइफस्टाइल में जो आपका सोने का है, आप नींद अच्छे से पूरा करिए। हाँ, और सॉल्ट इंटेक जो है वो भी बराबर क्वांटिटी में रखिए, बहुत ज़्यादा इंटेक मत करिए सॉल्ट का। योगा प्राणायाम्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली। ये सब आप करेंगे तो आपको मेडिसिन का भी ज़रूरत नहीं और आप अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। आशा है कि रूपाली जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और कॉलर लाइन पे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं विवेक बोल रहा हूँ। जी विवेक जी, अपना प्रश्न बताइए। जी मैं बीपी के लिए मैं होमियो की दवाई ले रहा हूँ। मैं जी रेगुलर ले रहा हूँ। नहीं, कभी कभी मैं मेरे घर पे बीपी है तो कभी कभी मैं चेक करता हूँ बीपी, तो कभी कभी क्या है कि थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। जैसे कभी स्ट्रेस हो जाता है, कुछ टेंशन रहता है तो हेडेक होता है मुझे। उस समय अगर जब बीपी देखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, 170/100 हो गया, 170/110 ऐसा दिखाता है। उस कंडीशन में होमियो दवाई ले सकता हूँ क्या, बीपी बहुत ज़्यादा दिखा रहा हो? अच्छा। कुछ एक्सेप्शनल केस जैसे आप बढ़ जाता है, जैसे उसने कहा इमरजेंसी केसेस में आप होमियो ले सकते हैं, आप एलोपैथी ले सकते हैं फिल टाइम बीइंग के लिए। आप जब अक्यूट केस हो जाता है, जब अचानक से बढ़ जाता है आपका बीपी, तो आप एलोपैथी ले सकते हैं। एलोपैथी मेडिसिन तब आप ले लीजिए, उसके बाद जब जैसे आपका स्टेबल होता है फिर आप उसको नहीं बढ़ने के लिए, उसको कंट्रोल में लेवल में रखने के लिए आप होम्यो मेडिसिन ले सकते हैं। अच्छा, तो हम बातें कर रहे थे जो टाइप्स है हाइपरटेंशन की, उसके बारे में आप बता रही थी। लास्ट जो मैंने कहा एसेंशियल हाइपरटेंशन आपको मैंने कहा था, उसमें क्या है वो 90% में देखा जाता है क्योंकि वो अननोन कॉज रहता है उसका कोई कॉज नहीं रहता, लेकिन आपका बीपी बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये कुछ टाइप्स है जो हाइपरटेंशन के मतलब हम देख सकते हैं। जी जी। और मैम, जब हम हाइपरटेंशन की बात करें, बीपी जो हाई बीपी की बात करें, नमक से परहेजी की सलाह दी जाती है, तो ये कितना ज़रूरी है? हाँ, इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो है सारे जो आयंस एलिमेंट्स है वो बराबर मात्रा में रहते हैं। जैसे आप देख लीजिए पोटाशियम आयंस हो गया या
क्लोरीन आयंस हो गया, सोडियम आयंस हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब जो है एक मात्रा में, बराबर मात्रा में, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो बराबर मात्रा में रहता है और वो ब्लड में फ्लो करते हैं, ठीक। और ये हमारा जो सॉल्ट है वो है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलेंगे। तो अगर आप जो है नमक उसमें, मतलब ऑलरेडी आपके बॉडी में Na और Cl तो रहता ही है आपके ब्लड में, अगर आप ऊपर से उसको और इंटेक करते हैं, स्पेशली एक हाइपरटेंसिव पेशेंट जब वो ऊपर से और ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करता है तो वो जो है ब्लड में जो है उसका वॉल्यूम बढ़ाता है, NaCl का वॉल्यूम बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो है मतलब वो आपका जैसा जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, वो हार्ड होना, लचकीला होना और नारो हो जाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो ब्लड में प्रेशर लगता है, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है उसके वजह से। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नमक जो है, आप ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जो आप खाना बनाते हैं, जनरली आप घर पे सब्जी बनाते हैं, उसमें जो आपका नमक डलता है तो वो काफ़ी है। कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा नमक खाते हैं, जो अलग से मतलब खाना के साथ में नमक लेते हैं, साइड डिश जैसा लेते हैं, और जिनको अचार खाने का आदत रहता है, दाल चावल अचार खा लेते हैं बस, तो वो जो है खराब है। आप जो खाने में जो नमक डालते हैं, जो मतलब पकता है खाने में, वो उसका कंसंट्रेशन जो है फिर भी कम होता है आपका बॉडी में, जब वो आप खाते हो तो उसका इफेक्ट्स कम रहता है। लेकिन आप जो रॉ नमक लेते हो, ऊपर से जो लेते हैं, जो या फिर खाना बना दिया उसके ऊपर से बाद में खाने में डालते हो या अलग से लेते हो, तो वो खराब है, वो आपको नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्ट करता है, डायरेक्ट आपके बदन में जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मतलब जो आपने जो नमक जितना आपको यूज है मिनिमम उतना ही लेना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं, ऊपर से आपको लेना नहीं है करके। अच्छा, मतलब नमक की आदत उसे खाने शुरू से ही अगर हम थोड़ा कम खाए, उसकी आदत करें तो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद ही है। ऐसा नहीं कि मैडम ने कहा है कि मतलब नमक रॉ नहीं लेना तो सारा नमक खाना में डाल दो, तो वो भी नहीं करना है। तो एक लिमिटेड एक क्वांटिटी होता है जो आप खाना में यूज करते हैं, एक अच्छी आदत है जो हमें सेहतमंद रख सकता है। बस उतना ही आपको लेना है, उससे ज्यादा आपको सॉल्ट इंटेक करना भी नहीं है। तो एक और चीज़ मैं चाहूँगी, बिना मेडिकेशंस के क्या हाइपरटेंशन का इलाज हो सकता है? हाँ जी, हाइपरटेंशन वो डिपेंड करता है कि आपका रेंज कितना है हाइपरटेंशन का। क्योंकि अगर आपका रेंज जो है एक जैसा मैंने हाइपरटेंसिव स्टेज आपको बताया था 120/80 से लेके 140, उस रेंज, वो इनिशियल स्टेज में, उसमें अगर आपको पता चल गया कि आपका हाइपरटेंशन थोड़ा सा, बीपी आपका थोड़ा सा बढ़ा है, तो आप उसको डाइट से या फिर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, सुधार के आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें आप अपना ऑयली फैटी फूड्स अवॉइड कर सकते हैं, सॉल्ट इंटेक कम कर सकते हैं, अल्कोहल इंटेक कम कर सकते हैं, योगा प्राणायाम्स कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं। ऑर्गेनिक बहुत कम मिलता है आजकल, जबकि अगर मिलता है अच्छा तो बहुत ही अच्छा है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स फूड ले सकते हैं। टिन्ड और पैक्ड फूड्स जो आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, जो रेडीमेड फूड्स रहते हैं, उसको अवॉइड करना है, वो नहीं लेना है। अल्कोहल और स्मोकिंग कम करना है, और ज़्यादा वाटर इंटेक ज़्यादा रहना है, जूसेस इंटेक ज़्यादा रहना है, और ये सब करने से आप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आप देखते हैं कि आपका बीपी हाई ही रहता है, तो फिर आपको मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, एडवाइस के साथ में आपको लेना होगा। तो मैम ये बताइए कि अभी कोई पेशेंट है, अगर वो अपने थायराइड या फिर डायबिटीज़ के लिए एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है या कोई और ले रहा है, और वो उसे हाइपरटेंशन या और कुछ बीमारी है, और वो चाहता है कि वो साथ ही पैरेलली होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करे, तो क्या ये संभव है? हाँ, ज़रूर संभव है, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स रहते हैं। जैसा आप अगर आप दोनों पैथीज़ को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, तो उसमें क्या, आप होम्योपैथी में जो है 1 घंटा का फ़र्क रखिए दवाई का। अच्छा, जैसे आपने एलोपैथी दवाई लिया आफ्टर फूड ले लिया, तो आप होम्योपैथी को बिफोर फूड ले लीजिए, या फिर उसको मतलब 1 घंटा का, कोई भी दवाई को आप 1 घंटा का फ़र्क में रखना है आपको। और जनरली हमारा मेडिसिन जो है वो टंग से एक्ट करता है, जो हमारा ग्लोसोफलारिंजियल नर्व्स है उसमें एक्ट करते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो गोली है उसको अच्छे से चूसना है, आपको चबा के नहीं जल्दी से खाना है उसको। अच्छा। तो उसको अच्छे से गोल, मतलब मुंह में जितना आप गोल घुमा सकते हैं, चूस सकते, उतना मतलब उतना देर तक रखना है। तो वो क्योंकि वो टंग से एक्ट करता है, तो टंग क्लीन होना चाहिए हमारा। अच्छा, टंग क्लीन होना चाहिए, टंग मतलब उसके थ्रू एक्ट करता है। तो इसलिए 1 घंटा का जो फ़र्क है उसके हिसाब से आप जो है एलोपैथी और होम्योपैथी आप ले सकते हैं।
मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समय जो आपने बताया उस तरह का जो मेंटेन करके चलने से ये दोनों दवाइयों को, जो एलोपैथी या होम्योपैथी और कोई भी तरह की चीज़ों को ले सकते हैं हम। जी जी। तो मैम एक और बात आप बताइए कि अगर कोई पेशेंट है जो एलोपैथी ले रहा है उदाहरण के तौर पे, और अगर वो कम्प्लीटली होम्यो की दवाइयों लेना चाहता है या उसी ट्रैक में अपनी बीमारी का इलाज करना चाहता है, तो क्या ये संभव है? हाँ जी, ये संभव है, लेकिन इसमें भी बहुत प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। अब जैसे आप काफ़ी टाइम से आप एलोपैथी ले रहे हैं, जैसे आपने कहा कि काफ़ी टाइम से वो एलोपैथी ले रहा है और उसे होम्योपैथी में शिफ्ट होना है, तो क्योंकि उसका जो बॉडी है वो जो है एलोपैथी मेडिसिन के लिए अडाप्ट हो जाता है, आदत हो जाता है उसके बॉडी को, काफ़ी टाइम से ले रहा होता है। अचानक से आपको कोई दवाई बंद नहीं करना है, अचानक से आपको एलोपैथी दवाई बंद नहीं करना है कि आपने अपने से बंद कर दिया और आप नहीं ले रहे, आपने होम्यो स्टार्ट कर दिया, तो वो नहीं होना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका बीपी शूट कर जाता है। जैसे हम मान के चले कि अगर आपको हम रोज चिकन दे रहे हैं, चिकन बिरयानी दे रहे हैं, आप रोज उसको खा रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अचानक से एक दिन मैंने बंद कर दिया, आपको दाल चावल दे दिया, तो आपको भी बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, रिएक्ट करेंगे आप। तो वैसे ही हमारा बॉडी भी है, क्योंकि हमारा बॉडी को वो दवाई का आदत हो जाता है, वो दवाई, वो जब गोली का आदत होता है, उसे एक दिन भी ना मिले तो वो उसको समझ नहीं आता कि हुआ क्या है उसके साथ, क्यों मतलब नहीं मिल रहा है करके, तो वो बॉडी रिएक्ट करता है तो शूट अप करता है। मैम इस बात को हम जारी रखेंगे। एक कॉलर लाइन पे है। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं ये रमेश बात कर रहा हूँ, यहाँ से जापान बोल। अच्छा रमेश जी, अपना प्रश्न रखिए। मैं ये 3 साल से एलोपैथी मेडिसिन खा रहा हूँ, तो उसके साथ में होम्यो मेडिसिन कंटिन्यू कर सकता हूँ? उससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे मुझे जी? आप लेने से? जी रमेश जी, आपकी उम्र क्या होगी? 42 मैम। अच्छा, हाँ, आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डॉक्टर कंसल्ट करिए और अपने से जो है एलोपैथी और होम्यो मतलब दवाई छोड़ के होम्यो में शिफ्ट होना, जैसे मैं अभी बता ही रही थी आपको, तो वैसे नहीं करना है। आपको डॉक्टर के पूरा एडवाइस के साथ, उसके सुपरविजन के अंडर आप शिफ्ट कर सकते हैं, होम्यो दवाई आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है उसके साथ में, तो इसलिए आपको उस टाइम में क्या ऐसे सिचुएशन में आपको क्या हो, एलोपैथी धीरे धीरे आपको कम करना है। अच्छा, मतलब एक झटका में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। और होम्यो भी उसके साथ साथ होम्यो भी मतलब धीरे धीरे आपको लेना है। वो पूरा ही ये पूरा प्रोसेस जो है आपको एक होम्यो डॉक्टर के जब आप जाते हो तो उसके सुपरविजन में ही होना है। आप अपने से, क्योंकि मैडम ने बोल दिया उसको धीरे धीरे कम करिए और इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, तो अपने से आप दवाई को कम करें, ये नहीं होना है। ये पूरा प्रोसेस जो है, क्योंकि ये आपका जो आपका हेल्थ का इशू है, आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप पूरा प्रोसेस जो है वो आप डॉक्टर के सुपरविजन से ही होना है। आप डॉक्टर एडवाइस जैसा करता है वैसे कम करना है, उसका डोसेज आस्ते आस्ते कम करना है, ऑल्टरनेट लेना है। थोड़े दिन आप ऑल्टरनेट लेंगे, एलोपैथी होम्योपैथी, क्योंकि बॉडी को अडाप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। होम्योपैथी मेडिसिन पहला बार जाता है तो उसको पहचान होना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रोसेस। जी मैम, एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम, हेड ऑफ जयश्री बोल रही हूँ। हाँ, गुड इवनिंग मैम, अपना प्रश्न बताइए। गुड इवनिंग डॉक्टर साहिबा को भी। मेरी एज जो है 44 है, मुझे ना जी आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, आप अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराइए। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, आपकी आवाज जो है साफ साफ नहीं आ रही है, आप अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराइए। जी कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। आप बता रही थी कि अगर हमें कम्प्लीटली अगर होम्योपैथी वही मैंने बोला कि मतलब उसको आपको धीरे धीरे छोड़ना है और आप होम्यो में फिर शिफ्ट हो सकते हैं, बट फिर डॉक्टर की सलाह इसमें बहुत ज़रूरी है। जी अब डॉक्टर कीर्तिका, एक होम्यो मेडिकल ऑफिसर अगर हमारे दर्शकों को ये बताए कि हाइपरटेंशन के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए फूड स्टाइल कैसा हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आपको फूड स्टाइल ऐसा है ना, हेल्दी रहना है, एकदम हेल्दी फूड स्टाइल रहना है,
जिसमें आपका ज़्यादा ऑयली फूड, फैटी फूड्स नहीं, मतलब आप ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि ऑयली फैटी फूड से क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपका। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसा चीज़ है जो मतलब जब वो प्लेग बनता है, जब वो ब्लड में एक टुकड़ा उसका अगर टूट के ब्लड में सर्कुलेट होता है, कहीं जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो वो भी मतलब बहुत डैमेज करता है बहुत ज़्यादा। तो ऑयली फैटी फूड्स अवॉइड करना है, योगा प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा वाटर इनटेक करिए और स्ट्रेस को अपना कम रखिए, नींद पूरा करिए, अच्छा से नींद पूरा करना है। रात को जैसे आजकल सब लोग मोबाइल्स देखते हैं रात को, ये बहुत बुरी आदत है, ये नहीं होना है। अब लाइट ऑफ कर देते हैं, आप काफ़ी टाइम तक आप मोबाइल में लगे रहते हैं, वो नहीं करना है आपको। तो और नींद अच्छा से पूरा करना है, फ्रूट्स इनटेक करिए, हेल्दी फूड्स खाइए, ऑर्गेनिक फूड्स, तो ये सब काफ़ी। जी। तो ये तो चलिए अच्छी डाइट के बारे में आपने बताया। और अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी, उसे पहले से हाइपर टेंशन की शिकायत है, तो ऐसे में उसे किस तरह की हिदायत आप या किस तरह की सलाह, ट्रीटमेंट बताना चाहेंगे? उनको तो आपको अगर उसको पहले से ही हाइपरटेंशन है तो उसको बीपी मॉनिटर अपना बराबर कराना है, कंसीव होने के बाद भी रेगुलर चेकअप कराना है, वीकली करवाना है, ताकि उसका बीपी बढ़े ना। अगर बीपी कंट्रोल में है तो उसको जो है डाइट कंट्रोल से ही हो जाए, जैसे मैंने जो हेल्दी इंस्ट्रक्शंस दिया था उससे ही वो कंट्रोल कर लेगी। अगर उनका बीपी ज़्यादा बढ़ा है, अगर ज़्यादा बढ़ता हुआ लगता है, तो फिर डॉक्टर के एडवाइस के थ्रू आपको उसको मेडिकेशन लेना है और उसको स्टॉप नहीं करना है जब तक डॉक्टर नहीं बोलते। क्या हाइपरटेंशन बच्चों को हो सकता है मैम? वही जैसे मैंने बताया कि हाइपरटेंशन बच्चों को मतलब अगर कंजेनिटल स्टेज है, कोई मतलब बाय बर्थ उनको कोई तकलीफ है, तो मतलब बीपी आप मॉनिटर करते हैं उनका कि कहीं बीपी हो ना या बड़ा ना हो, मतलब रिस्क होता है, रिस्क है, वरना वैसे कम ही हो। ऐसे समय में जो बच्चे हैं, अगर किसी को जेनेटिकली हाइपरटेंशन है, उन्हें होम्योपैथी द्वारा कैसा मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा? उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब मॉनिटर करेंगे हम, बीपी मॉनिटर करेंगे, फिर उनका जो है ओवरऑल जो है मेडिसिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनका देख के मतलब वो हिसाब से हम मेडिसिन उसको देंगे पेशेंट। जी। एक कॉलर लाइन पे है, हम बात कर लेते हैं। हेलो मैडम। जी नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं तरुणा मिडिल पॉइंट से बोल रही हूँ। अच्छा तरुणा जी, अपना प्रश्न बताइए। मैडम, हाइपरटेंशन वालों को वैक्सीनेशन लेना कितना सही है, आप इनका बारे में कुछ बता सकते हैं? जी। हाइपरटेंशन का जो है वैक्सीनेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन वैसे होता नहीं है। जी। तो हाइपरटेंशन पेशेंट्स अगर उनका बीपी कंट्रोल में है तो वो वैक्सीनेट कर सकते हैं। अगर उनका बीपी हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, बीपी उनका जब कर सकते हैं, वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको बीपी है तो आपको वैक्सीनेट नहीं होना है, ऐसा नहीं। और अगर मन में कोई शंका है तो अपनी डॉक्टर की सलाह तो ले ही सकते हैं। तो आशा है तरुणा जी आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मैम, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कैंप की बात आपने की थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये हाइपरटेंशन के लिए कैंप लगाती हैं, और अगर ये कैंप लगता है तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, लोग कितने सपोर्टिव होते हैं और कितने जागरूक है इस मामले में? निकोबार में जब मैं थी वहाँ पे कैंप करते थे तो काफ़ी पेशेंट्स बहुत जागरूक है, सब आते हैं और हम पहले उनको ये सारे हाइपरटेंशन के बारे में बताते हैं, उसके बारे में जो भी एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज है, जो भी होता है सब हम उनको बताते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो मतलब आके बीपी अपना चेक कराते, तो बहुत अच्छा है, मतलब कैंप अच्छा ही होता है वहाँ पे। जी मैम, ये जो हाइपरटेंशन और वैक्सीनेशन के बारे में एक कॉलर ने पूछा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी मैम, जो हमारा जो हॉट टॉपिक है आजकल कोविड-19, हाँ जी, तो कोविड-19 और हाइपरटेंशन का कुछ नुकसान, जैसे कि इसके वैक्सीन में हो सकता है, या किसी को हाइपरटेंशन है तो उसे कोविड से क्या तरह का नुकसान हो सकता है या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। कोविड में जो है सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स तो इन पेशेंट्स में ही रहता है जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जिसको कोमॉर्बिड सिम्टम्स है, कंडीशन है जिसका, तो उनको ही ज़्यादा रिस्क रहता है। उसमें क्या होता है कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि किडनी से रिलेटेड होता है।
तो उसकी वजह से जो है आपको बीपी हो सकता है, बीपी होने का चांस रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बीपी पेशेंट्स जो है या हाइपर डायबिटिक पेशेंट्स, जो भी कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, उनको ज़्यादा सतर्क रहना है, उनको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है, उनको पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, जो भी हम जैसे बोलते हैं मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सबसे मेन है अभी वैक्सीनेट करना अपने आप को। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो लेते हैं तो काफ़ी रहता है। तो मैम आपने जो कॉजेज़ के बारे में आपने बताया, तो इन कॉजेज़ को साथ में लेकर हमें किस तरह से सावधान रहना है? इन कॉजेज़ को एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कारण हो सकते हैं हाइपरटेंशन के और हमें उनसे दूर रहना है या उनसे उस पॉइंट तक हमें नहीं पहुंचना है, इस बारे में बताइए। जो कॉजेज़ मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको कॉजेज़ बताया, एक तो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस से होता, मतलब आपका एक्सरसाइज से होता है, फिजियोलॉजिकल जो होता है उसमें तो मतलब दवाई का आपको ज़रूरत नहीं रहता है, वो मतलब फॉर टाइम बिंग आपका बढ़ता है और जब आप एक्सरसाइज करते हो या वो फिर वो कम हो जाता है, उसमें आपको ऐसे कोई मेडिकेशंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ है, जैसे आपको कुछ बीमारी है, आपको कोई कारणवश आपका बॉडी में बीपी बढ़ रहा है, तो पहले आप उसको मतलब आपको ठीक करना होता है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स है या फिर उसमें मॉनिटर, आपको बीपी बराबर मॉनिटर करना होता है। उसके बाद में आपको जैसा आपका लाइफस्टाइल है आपका, आप उसमें अगर चेंजेस लाए खाने पीने में और प्लस आप मेडिकेशन भी बराबर ले, तो वो सब जो है आप अपने आप को, अपना डाइट को मेंटेन करें तो वो ठीक होता है हाइपरटेंशन। तो मैम जैसे कि जो पेशेंट्स आते हैं हाइपरटेंशन के लिए होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं, तो उनका क्या मतलब, अगर वो ठीक हो जाते हैं उनका कैसा रिएक्शन रहता है और आगे मतलब इलाज से उनको जो फ़ायदा होता है, तो आगे बढ़कर और किस तरह की उम्मीद आपसे करते हैं कि हाँ मैडम हमारा तो हाइपरटेंशन ठीक हो गया, तो और कुछ हमें मदद कीजिए, इस तरह की कुछ? बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो क्योंकि हमारा जो होम्योपैथी बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम, क्लिनिकल जो कंडीशंस है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आपका हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इसमें बहुत स्किन डिजीज़ हो गया आपका, तो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो पेशेंट्स बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं मेडिसिन लेके, जब वो एक्ट करता है तो वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं और कोशिश करते हैं कि होम्यो में ही स्टिक रहे करके। और एक चीज़ होता है कि होम्यो का मेडिसिन जो है सब पेशेंट्स में वेरी करता है। अच्छा, सारे पेशेंट्स में, जैसा हम बहुत सारा मेडिसिन है जो जैसे हाइपरटेंशन का मैं बताती हूँ आपको, हाइपरटेंशन में बहुत सारा मेडिसिन है जो वेरी करता है। मतलब अभी आप अकोनाइट ले लो, अकोनाइट जो है हाइपरटेंशन में एंग्जाइटी पीपल्स को दिया जाता है। अच्छा, एंग्जाइटी जो है उनको बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं उनको दिया जाता है। और क्लोनाइन मेडिसिन जो है वो हम उन पेशेंट्स को देते हैं, थोड़ा एग्रेसिव पीपल, थोड़ा जिन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, जिसको डर ज़्यादा लगता है, उससे वैसे डरते ज़्यादा है, तो उनको एकोनाइट दिया जाता है। फिर ग्लोनाइन मेडिसिन जो हम बोलते हैं उसको हम तब देते हैं जब वो पेशेंट को सन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे मैंने आपको कहा कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखते हैं तो उसमें ये सब भी देखा जाता है। मतलब हाइपरटेंशन तो है ही, प्लस उसका प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स क्या है, मतलब धूप उसको बर्दाश्त नहीं होता है, सन स्ट्रोक उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो ग्लोनाइन देते हैं। नक्सवामिका मेडिसिन जैसा है वो हम तब देते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक रहता है, रात भर लेट नाइट काम करता है, वो उसको नींद उसका पूरा नहीं होता है, तो उसमें हम एकोनाइट नक्सवामिका दे सकते हैं। तो रात भर काम कर रहा तो स्ट्रेस तो होता ही है, तो उसको हम नक्सवामिका, मतलब वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, मतलब डिपेंड करता है कि मेडिसिन कैसे, तो उस हिसाब से जब हम देते हैं तो पेशेंट काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है और बहुत सारा हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जी, ये दवाइयाँ जो है मैम कि हमें लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी? अगर हाइपरटेंशन के ही अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो उस पेशेंट को क्या लाइफ टाइम होम्योपैथी की दवाइयाँ ही लेनी है? नहीं, लाइफ टाइम आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। आप जो है आपका बीपी मॉनिटर कर देंगे हम, अगर वो कंट्रोल में जा रहा है तो आस्ते आस्ते हम खुद डॉक्टर्स जो है इसका डोसेज कम करते हैं जी। जितना भी अगर हमारा डोसेज जैसे 30 है, 200 रहता है, 1 mg रहता है, तो पहले तो हम लो पोटेंसी से ही शुरू करते हैं आपका, उससे अगर तब भी नहीं कंट्रोल होता तो हम 200 में जाते, फिर 1 mg में जाते, तो उसी तरह हम वापस भी आते। अगर जब उसका कंट्रोल में हो जाता है तो हम उसको वापस वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसको कंट्रोल करते हैं और फिर स्टॉप भी करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि लाइफ टाइम आप दवाई लेते रहो, क्योंकि वो क्योर करता है एक बार में, मतलब आपका कंप्लीट क्योर हो जाता है जी। और अगर मैम कोई पेशेंट है जो किसी भी इलाज के लिए, थायराइड हुआ, डायबिटिक हुआ वो, या फिर हाइपरटेंशन, वो आपसे आता है सलाह लेने के लिए, तो
क्या जानकारी वो अपने साथ लाए, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट हुआ या अपनी कुछ मेडिकल हिस्ट्री, किस तरह की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हो? हाँ, वो हिस्ट्री, अगर उसका क्या हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, वो हम पता करते हैं। जी। कुछ रिपोर्ट्स अगर उसके पास है तो वो भी लेके आ सकता है। वो उसको कुछ और उसका हिस्ट्री हो या उसका रहन सहन, मतलब खाने का जैसा, वो सब भी हम पूछते हैं। वो जी। सारा भी नॉलेज हम लेते हैं उससे जी। कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं, क्या जी। है, वो ऑयली लेते हैं कि जी। नहीं। तो ये सारा हिस्ट्री हम ले लेते हैं, पेशेंट जी। से मिल जाता है हमें। अच्छा, तो मैम आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, दी होम्योपैथी द्वारा कैसे हाइपरटेंशन का इलाज किया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो अपना जो है बराबर मेडिसिन्स ले। मेडिसिन्स बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी रोके ना। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा रिस्क हो सकता है, बहुत सारे डेंजरस कंडीशंस हो सकते हैं, तो आप बराबर बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिना आप मेडिसिन्स ना रोके। और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स नहीं हैं वो बराबर अपना डाइट में ध्यान रखे, एक हेल्दी फूड ले और योगा प्राणायाम्स करे। आजकल क्या है, लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड्स की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, तो वो सब बहुत खराब है। वो और नहीं आपने है। जैसे बताया कि ऊपर से जो नमक खाना हाँ बहुत जी। हानिकारक है, और जंक फूड्स में हमें ये चीज़ बहुत देखने को मिलती हाँ है। जी, वो ज़्यादा सॉल्ट इंटेक होता है, टिन फूड्स जैसा, टिन फूड, जी। उसमें भी सॉल्ट बहुत जी। ज़्यादा रहता है। जी। तो वो सब अवॉइड करे, योगा प्राणायाम्स करे जी। और स्वस्थ रहे। जी। और जैसे अभी कोविड चल ही रहा है तो आप अपना पूरा ध्यान रखें, कोशिश करें कि मतलब क्राउडेड एरिया में ना जाए जी। और मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें और अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो सेफ रहे, हेल्दी रहे। जी, मतलब ये एक पूरा एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ घर से बाहर हाँ निकले। जी, पूरा एकदम। तो डॉक्टर कीर्तिका चंदर, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हाइपरटेंशन में होम्योपैथी की भूमिका, इस विषय पर इतनी सारी जानकारियाँ दी। हमारे पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी बातें होम्योपैथी की भूमिका हाइपरटेंशन के लिए। हमें आशा है कि आपको आज का अंक बहुत पसंद आया होगा। हमें आशा है, इस बात की भी आशा है कि आप अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे, अपनी सारी बीमारियों पर काबू पाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे और हेल्दी डाइट्स लेंगे। तो चलते चलते हम अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें, हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना कदम बढ़ा चुका है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, और हमारा यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। हमें आशा है कि आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे और हमारे सभी लाइव कार्यक्रमों के उसके साथ जुड़ेंगे, और हमें अपने जो वैल्यूएबल व्यूज़ है वो हमें आप बताएंगे। और आप हमें अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं, आप हमें पत्र कुछ लिखना चाहते हैं, इसके लिए भी हम अपना पता आपको बता दें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, एयर रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। गर जिंदगी में सब कुछ पा लिया तो तमन्ना किसकी करोगे? गर जिंदगी में सब कुछ पा लिया तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मज़ा देती है। इस विचार के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।